सहमति के आवेदन लेने से इनकार करा दिया गया है, इसलिए आपका आवेदन वापस किया जाता है। जी जी। तो मेरे द्वारा फिर इसकी धारा 18 में शिकायत की गई। तो धारा 18 में शिकायत के बाद अभी निर्णय हुआ जो मुझे 4 दिन पहले प्राप्त हुआ, उसमें निर्णय में ये आदेश किया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको आवेदन लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना था या डाक द्वारा भेजा जाना था। इस कारण आपकी शिकायत आदेश कर दिया गया सर। जी जी। तो इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी। आपकी आवाज, एक सेकंड, थोड़ा सा आप फिर रिपीट करेंगे। आपने आवेदन आपको वापस कर दिया गया, धारा 18 की निर्णय में क्या आया? धारा 18 के निर्णय में माननीय द्वारा ये निर्णय किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था या डाक से प्रस्तुत किया जाना था, रजिस्टर्ड से, किंतु आपके द्वारा और आपने क्या किया था? है, इस कारण आपकी शिकायत निरस्त की जाती है। नहीं तो आपने क्या किया था? आपने भी तो लोक सूचना अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया था ना। उनके जो हर लोक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी का जो एक बाबू होता है, उसके यहाँ प्रस्तुत किया था मैंने सर। वही आवेदन अभी तक मेरे सभी के आवेदन वही लेते हैं उस कार्यालय में, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी तो कहीं स्वयं आवेदन की रिसीविंग देते नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवेदन बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर जगह वो एक अपना सहायक एक बैठा के रखते हैं। बाबू जो और उसी सहायक के माध्यम से रिसीविंग दिलवाते हैं। अब चूंकि आयोग ने निर्णय दे दिया है तो अपन क्या कह सकते हैं, लेकिन एक बार आप उनसे पत्राचार अवश्य कर सकते हैं। वैसे उनके डिसीजन जो है बाध्यकारी होते हैं, हम सबको पता है जी। हाँ, तो अब या कि बेहतर होगा कि चूंकि आपको जानकारी चाहिए थी, तो आप एक दोबारा आरटीआई लगा करके इसके विषय में जानकारी आप दोबारा हासिल करें। एक नई आरटीआई ही आप लगा दें। अब इसमें जो यदि हमारी ये मंशा थी कि इनके ऊपर फाइन लग जाता और इनकी जो ये हालत है आवेदन रिटर्न करने की, तो उस पे सुधार आता। लेकिन अब चूंकि आयोग वो जो आयुक्त हैं आपके क्षेत्र के, कौन सा क्षेत्र है ये? सर सभी को मालूम है, अहिरवार सर है। हाँ हाँ, तो फिर वहाँ पे अब आप कोई विशेष सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी जी। लेकिन सर इस आदेश के आड़ में एक लोक सूचना अधिकारियों को एक हथियार भी तो मिल गया सर। हाँ, ये बात तो सही है, हथियार तो मिल गया। क्योंकि वो कोई भी लोक सूचना अधिकारी स्वयं आवेदन नहीं प्राप्त करता है, नहीं प्राप्ति देता है। सारे कार्यालयों में कोई ना कोई उनका एलडीसी बाबू जो पदस्थ होता है आवक जावक शाखा का, वही आवेदन लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये है सर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। इसमें लोक अधिकारी डायरेक्ट लेके रिसीविंग देती हूँ सर को। अब इस विषय में लीगल इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इसके विषय में अपन कहेंगे कि नित्यानंद जी भी हैं हमारे बीच में, वो कुछ बताएं इसमें। नित्यानंद जी जरा प्रकाश डालें। द्विवेदी जी, कुंज बिहारी जी का फोन आ गया था, मैं बात सुन नहीं पाया। एक बार समस्या रिपीट कर दे तो मैं बता दूं। सर मैंने सूचना के अधिकार के तहत नगर पालिका निगम में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। हाँ, पर जो संबंधित थे शाखा के, उन्होंने ये लिख कर दिया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिना मेरी अनुमति के आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया है, इसलिए आपका आवेदन वापस किया जाता है। मैंने उसकी धारा 18 में शिकायत करी कि मैंने जो आवेदन प्रस्तुत किया था उस आवेदन को लेने से इनकार करने का सूचना के अधिकार अधिनियम में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। उस आवेदन को प्राप्त करने के बाद इसमें इनको कार्रवाई की जानी थी। तो माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निर्णय दिया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो है लोक आवेदन प्राप्त करने का अधिकार लोक सूचना अधिकारी को है, और क्योंकि आपके द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष या रजिस्ट्री से आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए आपकी शिकायत जो है निरस्त की जाती है। अच्छा, आपने आवेदन किसको दिया था? जो हर कार्यालय में एक आवक जावक बाबू होता है,
हाँ। उसको दिया था, जो लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार के आवेदन भी लेते हैं। तो उसको आपने आप आवक जावक शाखा में दिया तो उसने रिसीविंग लौटा दिया आपको लिख के कि मैं नहीं ले सकता, ऐसा करके? लिख के दी सर, उसने लिख के दिया और लौटाया मुझे। अच्छा, तो आपने वहां पे जो लोक सूचना अधिकारी थे उस ऑफिस में, उनसे आपने नहीं बात की? हाँ, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि आपने यार पहले भी आवेदन लगाए हैं और आपकी वजह से हम लोगों को बड़ी समस्या आती है, इसलिए आपके आवेदन हम नहीं लेंगे। उन्होंने ये मुझसे मौखिक कहा। और लिखित कुछ नहीं कहा? नहीं, लिखित कुछ नहीं कहा, लेकिन लिखित तो कोई पीआईओ कोई भी आवेदन लेता नहीं है इसकी रिसीविंग देती हो। पीआईओ अपने बाबू की तरफ कह देते हैं कि आप शाखा में दे दीजिए, वहीं पर सारे आवेदन दिए जाते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, मध्य प्रदेश के सारे विभागों में ये स्थिति है। पीआईओ कहाँ रिसीविंग देते हैं सर, या पीआईओ कहाँ आवेदन मतलब डायरेक्ट उस पर आपको देते हैं? या इसको तो आयोग का निर्णय सही कह रहे हैं आप, उचित कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मत है, सूचना अधिकारी ने भी गलत किया है और आयोग का भी निर्णय मेरा मत है कि गलत है इस विषय में। सर अब क्या करें, लेकिन क्योंकि इस निर्णय के आधार पर तो पीआईओ बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे। वो कोई भी पीआईओ आवेदन स्वयं तो लेते नहीं है, ना रिसीविंग देते हैं। सब अपनी अपनी शाखाओं के बाबुओं से रिसीविंग दिलवाते हैं सर। बड़ा दुखद है इसकी। आप मोरेना में है ना बोल रहे हैं ना? हाँ सर। तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसको चैलेंज करिए वहां पे। ग्वालियर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा ये। हाँ हाँ, इस निर्णय को चैलेंज करिए, गलत है। क्योंकि ये आज तो मेरे एक आवेदन पे, लेकिन जिसको फिर मध्य प्रदेश या कहें भारत सरकार के सारे ही आवेदनों पे स्थिति पीआईओ बनाएंगे। भाई मैं कहता हूँ ठीक है, आपने पीआईओ को नहीं पनिश किया, लेकिन जो संबंधित लोग आवक जावक शाखा का बाबू था, उसकी जवाबदारी है कि अगर उसके पास कोई आवेदन आता है तो वो ले जाके संबंधित लोक सूचना अधिकारी को दे और बताए कि साहब इस तरह का आवेदन आया है। ये तो उसकी तो लापरवाही परिलक्षित है। उसको आपने क्यों नहीं दंडित किया? तो जबकि सर मैंने उसका नित्यानंद जी, ये कैसे कैसे लोग सूचना आयुक्त हो जाते हैं, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो मतलब एक तरह से पूरे भारतवर्ष के सूचना आयोग का एक वो है, एक तरह से काला निर्णय है। क्योंकि अभी आवेदन आदमी कहाँ देता है? अब हम लोगों को हमेशा कहाँ ये मिलते हैं आवक जावक लोक सूचना अधिकारी? कई जगह रजिस्ट्रार हैं, कई जगह आईएएस अधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारी तो वो तो डायरेक्ट ले से रहे, वो तो आवक जावक शाखा में ही लेंगे, हम लोग देंगे, आवेदन देंगे। और आप ये मांग करें कि हम रजिस्ट्री करें या स्पीड पोस्ट करें, ये तो उचित नहीं है, ये गलत है, बहुत गलत निर्णय है। रजिस्ट्री को भी वहाँ जो रिसीविंग करेगा वो भी तो उनका बाबू ही होगा, आवक जावक का होगा। पीआईओ थोड़ी रिसीविंग करेंगे रजिस्ट्री को। निश्चित तौर पर। अब वो लिख के दे दे कि साहब हम लेने से इनकार, और आप कह दो कि नहीं, ये तो गलत निर्णय है, टोटल गलत निर्णय है। इसकी इतनी हो सके उतनी करनी चाहिए, गलत निर्णय है। इसकी कॉपी जरा मुझको भी भेजिएगा। हाँ सर, मैं आपको उसकी कॉपी भेजता हूँ अभी, और मैं आवेदन पे जो टीप लगी है वो भी भेजता हूँ, और मैंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी बाबू की वो भी भेजता हूँ। मैं तीनों चीज है मेरे पास सर। इसके बाद भी कौन है ये आयुक्त महोदय जिन्होंने इस तरह का निर्णय दिया है? माननीय श्रीमान 1008 श्री अहिरवार सर, डीपी अहिरवार जी। अरे महापुरुष है, उनकी बात। श्री 1008 है सर, इसीलिए मैंने कहा। मेरी तो इनसे कोर्ट में बहस भी होती है। क्यों राजेश जी, आप ये मामला अगली संडे की मीटिंग में जरूर उठाइए। हाँ, ये मामला आप माननीय राहुल सिंह जी के उठाइए। बहुत आवश्यक है ये, इसको। और गांधी सर भी रहेंगे और इसको चैलेंज करिए आप हमसे, आप फोन में चर्चा करिएगा। देखिए मैं प्रयास करता हूँ, किसी वहाँ पे हमारे मित्र हैं कई ग्वालियर में, इस मामले को उठाने की आवश्यकता है यार, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने की आवश्यकता है। अभय जैन भी वहीं पे है ना मिश्रा जी? अभय जैन भी वहीं पे है ना आपके मिश्रा जी? जी नित्यानंद जी। हाँ। अभय जैन भी वहीं पर हैं, तो उन्हीं को बल्कि ये दे दिया जाए। वो तो आयोग में काम भी कर रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए उनसे बात करते हैं, अभय जैन से बात करते हैं इस विषय में। भाई वो इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। और आप इसकी कॉपी हमको भी एक तो भेजिएगा जरा। मैं सर बिल्कुल जबलपुर ग्रुप में डालता हूँ अपने आईटीआई ग्रुप में सर। चलिए बहुत बढ़िया। और आपके पर्सनल भी भेजता हूँ सर, मैं पीडीएफ बनाकर।
ये जबलपुर में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन न केवल सिर्फ ग्वालियर के क्षेत्र में होगा, बल्कि पूरे ऑल इंडिया में हो सकता है और होगा ही इस तरह से। नहीं, तो इसको कहीं भी लगाना वहीं पड़ेगा, वो ज्यूरिसडिक्शन का बहाना करेंगे दूसरी हाई कोर्ट में, लगाना ग्वालियर में ही पड़ेगा। लेकिन सर जो पीआईओ को ये आदेश मिलेगा या उनके संज्ञान में आएगा, वो सभी जो है इसको आदेश का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करेंगे सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ नहीं होगा। सुनिए राजेश जी, कुछ नहीं होगा। राहुल सिंह सर जैसे लोग यदि फंस गए ना, तो वो इस आदेश को 2 सेकंड में खारिज भी कर देंगे और वो कर देंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल सब निर्णय होते हैं, इनके कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं है कि मतलब आयोग ने ऐसा कह दिया तो वो हो जाएगा, और इनके आदेश को कोई देखने वाला भी नहीं है। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि इसको मानने के लिए कोई दूसरा आयुक्त बाध्य है। ये ऐसा कोई बाध्य होगा, ऐसा नहीं है। कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि इनके निर्णय को मानने के लिए दूसरा आयुक्त बाध्य होगा। ये केस बाई केस होता है, ये गलत निर्णय है, इसको अपन चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करेंगे हम लोग मिलकर इस पे। जी हाँ, और आप लोगों के कोई जयपाल सिंह जी, स्वागत है, बताइए कुछ नई बात है तो। जी भाई साहब, अभी कोई बात नहीं है, आपके माध्यम से 2J के माध्यम से आपने कहा था निरीक्षण का, तो हम भी जिला कार्यालय से न कर। हाँ, तो आप आवेदन लगाइए 2J का। जी 2J का आवेदन लगा के और आपसे थोड़ी चर्चा करके उसके बाद में थोड़ा वो गाइड आपके मार्गदर्शन में करके, और हम राजगढ़ जिले में भी ये कार्य करने वाले हैं निरीक्षण का, ऐसा आपसे। हाँ, करने वाले नहीं है, इसी हफ्ता कर दीजिए। 4-5 RTI निरीक्षण के लगा दीजिए अलग अलग। जी भाई साहब, जी सर, हर जगह लोग लगाएं इसको, क्योंकि ये हो रहा है तो भी मुझे लगता है कि ये 15-20 दिन हो गया, इतने में तो कम से कम दर्जनों RTI लग जानी चाहिए इस विषय में। जी भाई साहब, जी लगा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग और अपने जो अस्पताल, ये कुछ जो मतलब उसके जानकार है, उनको भी उसमें साथ लेके बिंदु निकाल रहा है, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, जन्म पटेल जी, स्वागत है, क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया, आप सब कैसे हो सर? बस अच्छा हूँ। हमें लगता है कि लोग ठंडी ज्यादा मान रहे हैं आजकल, सुबह सुबह कम जुड़ पा रहे हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी था। मैंने 2J के अंदर 2020 में नवंबर महीने में, आज से 2-3 महीने पहले RTI लगाया था, पर PIO रिस्पॉन्ड नहीं करा है। फर्स्ट अपील किया है, और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उसका सीनियर है, तो वो भी मेरे को लगता है कि कोई भाव नहीं देगा। हाँ, वो तो बिल्कुल केस बाय केस ही होता है। अब इस विषय में तो अब आप देख रहे हैं कि जहाँ अच्छे सूचना आयुक्त कार्य कर रहे हैं वहां पे खौफ रहता है। तो इस प्रकार से जो भी आवेदन कोई भी RTI का आ रहा है, तो हमारे क्षेत्र में तो लोग बहुत ही गंभीरता से उसको लेते हैं। पर अब जहाँ सब कुछ डेड किस्म का है पूरा सिस्टम, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता ना PIO को फर्क पड़ता, ना FAO को फर्क पड़ता, ना किसी को। तो वो कब तक उसको एंटरटेन करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा। वो तो सामान्य आपको किसी फोटो कॉपी चाहिए तो उसका ही समय पर निपटारा नहीं कर रहे हैं, तो अभी निरीक्षण वाली और सैंपलिंग की तो एक अलग ही बात हो जाती है। तो अभी देखिए क्या होता है इसमें। निरीक्षण के लिए तो सर वो मेरे को लगता नहीं कि अप्रूवल दे, क्योंकि क्या है, सारा भ्रष्टाचार खुल जाएगा उनका। बिल्कुल है। और सर हमने गुजरात में फिर भी आप ट्राई सर एक अच्छी फिर भी आप ट्राई करते रहिए। सर एक अच्छी बात है, हमने गुजरात में जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए गुजराती में RTI पढ़ाना प्लानिंग चालू किया है। लगभग मे बी नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। बहुत अच्छा, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। आपने तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात। थोड़ा इसके बारे में आप बताइए, आपका कैसा प्लान रहेगा, आप ही को सुनते हैं। सर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल एक आदमी को सौंपेंगे, सिखाएंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका मिसयूज ना हो, और आप आगे 10 आदमी को सिखाओ, कम से कम 10 आदमी को सिखाओ। और जहाँ गांव में सर जरूरतें ज्यादा है, तो गांव वालों को हम प्रायोरिटी देंगे। तो गुजरात में आप लोग और इनसे मिलिए ना, हमारे पिछले कार्यक्रम में आई थी वो मैडम जी, पंक्ति जोग मैडम आई थी। सर मेरा क्या है, संडे वर्किंग रहता है, तो लास्ट संडे मेरा निकल गया, पूरा सेशन में अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, उसको आप फेसबुक में और यूट्यूब में फ्रेंड है धारा शाह करके, एडवोकेट धारा शाह करके मेरे फ्रेंड है, वो अटेंड करते हैं।
आई थी, वो आई थी, उन्होंने बताया था कि आपने उनको रेकमेंड किया था। हमने कहा आपका स्वागत है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या है कि पिछले कार्यक्रम से आपने देखा होगा कि राहुल सिंह सर ने इससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में एक अलग ही व्यवस्था कर दी है। अब वो जी जी समस्त जो भी महिला एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए एक अलग ही व्यवस्था रहेगी। यदि उनके आवेदन आते हैं, नहीं सर, उनकी शिकायतें वो आती बहुत हैं, बढ़िया। उनके उनके प्रकरण आते हैं, तो तत्काल उसका सुनवाई की जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने किया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका उद्देश्य उन्होंने काबिल स्पष्ट कर तारीफ है दिया सर। है। बिल्कुल, बहुत ही काबिल तारीफ है। इसका उद्देश्य भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो महिला पार्टिसिपेंट्स हैं वो आगे आएँ, और चूँकि ये आगे आएँगी और किसी कार्यालय में जाती हैं, तो जिस तरह से पीआईओ के और इनके अधिकारियों के रुतबे होते हैं, महिलाओं के समक्ष वो उस तरह से रुतबे नहीं दिखाएँगे, उसको गंभीरता से लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे ख्याल से। हाँ जी जी। और सर एक चीज थी कि एक वेबिनार इसके ऊपर भी किया जाए कि जैसे फर्स्ट अपील के लिए और आरटीआई के लिए 30 दिन और 45 दिन का जो टाइम लिमिट फिक्स किया गया है, ऐसे सेकेंड अपील के लिए और कंप्लेन के लिए भी एक हम लोग डिमांड कर सकते हैं कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी, कि टाइम लिमिट एक फिक्स किया जाए, क्योंकि आज 2-2 3-3 साल से यहाँ पे केस सारे पेंडिंग पड़े हैं। मैंने गुजरात में हुँ, एक हुँ। स्टडी किया कि यहाँ का जो माहिती आयोग है, उन्होंने बहुत कम कम सुनवाई में, जैसे राहुल सर तुरंत अगेंस्ट में जाके अधिकारियों के उनको जो फाइन लगाते हैं, यहाँ पे फाइन का सिस्टम मैंने देखा नहीं है। जी, जी। देखिए, इसमें मैं आपका ध्यानाकर्षण करवाना चाहूँगा जनन जी। शायद आप जी पिछले कार्यक्रम में रहे होंगे, नहीं रहे होंगे तो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कार्यक्रम मतलब महीनों पहले इस तरह से चर्चा आई थी, जब भास्कर प्रभु सर और अ शैलेश गांधी सर ने इसको डील करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया था, और उन्होंने सभी जो भी, जैसे महाराष्ट्र से उन्होंने चालू किया था, सूचना आयोग को एक लीगल नोटिस भेजी थी, जिसमें हाँ वो उन्होंने हम्म, हाँ कर्नाटका और कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर का उन्होंने हवाला दे करके, जिसमें 45 डेज के अंदर द्वितीय अपील का निराकरण किया जाना है, इस प्रकार से उन्होंने उस ऑर्डर का हवाला दे करके लीगल नोटिस तैयार की थी और भेजा था। साथ में हम सबको भी सर्कुलेट किया था। तो वो लीगल नोटिस अपने पास भी पड़ी हुई है, पीडीएफ फाइल में है, डॉक फाइल में है। तो डॉक फाइल में आपको भेज दूंगा, या पीडीएफ जो भी, उसमें यथाउचित परिवर्तन करके, मतलब आपके स्टेट के हिसाब से उसमें क्या जी परिवर्तन किया जाना है, उसको आप करके, और एक कोई अच्छे वकील महोदय को आप साथ में ले लें और उनके माध्यम से जी लगवा दें, ये लीगल नोटिस भिजवा दें आयोग को। आयोग यदि उसको 1 महीने का टाइम दें, यदि 1 महीने में वो इस तरह से अपना जवाब या कोई आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर वो ना दें, तो सीधे गुजरात हाई कोर्ट में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं उनको, कि मतलब ये भाई, जब हाई कोर्ट कह रहा है कि 45 दिन के अंदर होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, उनकी अपनी समस्या रहेगी, बताएंगे कि हमारे पास अधिकारी कर्मचारी नहीं है, वर्कर्स नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, पेंडेंसी इसलिए बढ़ती जा रही है। भाई वो तो उनकी समस्या है ना। अब शासन प्रशासन यदि समस्या बताएगा तो जनता का क्या होगा? जनता तो माँग करेगी ना, अपनी व्यवस्था के लिए वो माँग करेगी, अपने अधिकारों के लिए माँग करेगी। अब वो तो वही शासन सर, हम प्रशासन की आवाज उठाएंगे ज़िम्मेदारी तो है। सरकार हमारे सामने देख के स्टाफ बढ़ाएगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वही बात है। तो वो आप लीगल नोटिस कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसका ऑलरेडी समाधान है और बहुत सारी जगह, इनफैक्ट एमपी में तो पहले से ही 90 दिन के अंदर शायद इसका निराकरण किया जाना है, इस तरह से ऑलरेडी सर्कुलर जारी है। मतलब एमपी में होता है इस तरह से। अब ये ना हो पाए वो अलग बात है, कि वो बहुत सारे कारण होते हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो वो वो कारण है, हाई तो कोर्ट कारण का समाधान सरकार का काम है। हाई कोर्ट और स्टेट ऑफ एमपी आरटीआई फीस एंड अपील रूल्स में लिखा है कि 90 दिन के अंदर आपको डिसाइड करना होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो सर प्रोविजन है, यद्यपि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रोविजन सर है अपने यहाँ। बिल्कुल। अपने ग्रुप में वो जजमेंट एक बार शेयर कीजिएगा ना। हाँ, नित्यानंद जी वो भेज देंगे, वो ऑलरेडी उनका पूरा वो ही है एक तरह से, वो और तो देखा सर जाए रूल्स तो। में कोरोना है, के बाद वो रूल्स में है। रूल्स है, जजमेंट की हाँ। बात जो कर रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और वो कहाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट का था ना, उसमें मद्रास हाई कोर्ट का था। जी हाँ, जी जी हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट का और कलकत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट। उसको फिर वो भिजवा वो देंगे, मैं भेज दूंगा आपको लीगल नोटिस।
हाँ हाँ, जन्म जी मैं आपको लीगल नोटिस ग्रुप में भी भेज दूंगा और आपको व्यक्तिगत भी भेज दूंगा। आप वहाँ पे प्रयास करिए और 1 महीने के अंदर आप ये लगवाइए इनको। बहुत अच्छी बात जी है। सर, हाँ, डन है सर, स्वागत है आपका डन इसमें। हो जाएगा सर। हम्म। और दूसरा काम एक और है, हमारे पिछले कार्यक्रम में पंक्ति जोग मैडम आई थी, वो आपके जी गुजरात से ही है। जी और सर, बोलिए। उनको पंक्ति जोग मैडम को आप जानते हैं क्या? मतलब उनके कार्य के बारे में, जी आप मैं जानता लोग हूँ सर, गुजरात में मैं काम कर उनको रहे थे। फेसबुक पे फॉलो करता हूँ सर। हाँ, तो बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं। उनके काम तो 2001 से प्रारंभ है और उन्होंने आरटीआई लीगल हेल्पलाइन चालू की थी, जिसमें 10 लाख से अधिक कॉल आ चुके हैं। लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएँ, और जगह-जगह उन्होंने आरटीआई ऑन व्हील्स करके एक वाहन की व्यवस्था की हुई है। कई वाहन हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग जाते हैं, जगह-जगह अलग जाते हैं इस तरह से, और उसके माध्यम से वो आरटीआई के विषय में अ, वो कर रही हैं। उसका मतलब एक तरह से प्रचार-प्रसार कर रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं। तो आप लोग बल्कि मिल कर के ही इस तरह से काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, और हम पक्का हाँ, प्रयास करते हैं उनका उनसे भी आप कांटेक्ट लोग करने अनुभव का। लीजिए। मेरी और धारा जी की कल शाम को एक बात हुई थी कि हम लोग एक जी, जी। जो लेडीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उनको जैसे धारा जी को हम सिखा के धारा जी को बाकी को सिखाने के लिए बोल देंगे और उनको एक चार्ज दे देंगे कि आगे का आप देख हुँ, लीजिए, हुँ। और जो लेडीज का ग्रुप वगैरह होगा वो धारा जी मेंटेन करेंगे, तो क्या उनका भी प्राइवेसी रहे और जुड़ेंगे भी ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस- अ, और सर ये अंसारी जी कोरोना भी। थोड़ा कम होगा हाँ। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया है कि वलसाड़ में हमारे ग्रुप के मेंबर है, हुँ, उनका पूरा आश्रम है वहां पे। फिर वहां पे हुँ। नजदीक के गांव के लोगों को आश्रम में बुलाएंगे या फिर हमारे आश्रम के आदमी वहां पे जाके सबको सिखाएंगे हाँ, नहीं गांव-गांव बहुत जाके। अच्छा रहेगा ये, बहुत अच्छा। ये सब जी अच्छे सर। शुभ अच्छे कार्य जो हैं आश्रमों से ही प्रारंभ हो सकते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से कार्य करने की ज़रूरत है। और व्यक्ति जब निस्वार्थ भाव कुछ से सर। ठान लेता है, जब कोई व्यक्ति कुछ ठान लेता है काम करने के लिए, तो वो कार्य होता है इस तरह। तो जी बहुत जी अच्छी जी, बात है, थैंक यू स्वागत है सर, आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मनराज मनराज राठौर जी भी हमारे बीच में हैं, मोहम्मद अंसारी जी भी हैं। कोई आप लोगों के डाउट्स है, कोई अपनी बातें हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, अंसारी जी और मनराज राठौर जी। राजेश राजेश जी, मैं ये कह रहा था कि मुरैना से तो ठीक है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ अपने अ, अनुभव शेयर करें आप, ज़रा बताएँ, और क्या कैसे वहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं मुरैना में। और मुरैना से एक सिकरवार जी भी है, सत्येंद्र सिकरवार, पत्रकारिता से जुड़े हुए, उनका भी आपका संपर्क है? नहीं है सर, उनसे संपर्क नहीं है मेरा अभी। अच्छा, अच्छा। वो मेरा भी अभी क्या है कि सर पत्रकारिता के। एक दुबे जी हैं, एक निखर जी हैं। इन दो तीन चार लोगों से एक सेवक से करवा रहे हैं सर, सेवक से करवा, सॉरी सर, सत्येंद्र नहीं है शायद, सेवक से करवा रहे हैं सर, नाम उनका शायद। अच्छा, अच्छा, हाँ, सेवक सिंह जी का शायद एक आध बार कॉल आया था हमारे पास। हाँ हाँ, वो तो है संपर्क में सर मेरे। यहाँ पर क्या है कि सर अभी चूंकि ना तो शिकायतों पर सही तरीके से कार्रवाई हो पा रही है इस क्षेत्र में, ना ही जो है, अब आप तो स्वयं वेबिनार में सुन रहे होंगे, ग्वालियर मुरैना सब एक ही वो है वहाँ पर इस क्षेत्र में। तो क्या है कि अभी ना तो प्रशासन में या पीआईओ या एफएमओ में कोई इस तरह का सम्मान है सूचना के अधिकार के प्रति कि ठीक है कागज आया है, जवाब देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, क्या बिगड़ता है। जब तक कुछ इस तरह की यहाँ पर भी एक राहुल सिंह सर जैसे अगर 10% भी कम हो जाए तो शायद जानकारियां मिलना शुरू हो जाएं। अभी यहाँ पर एक मध्याह्न भोजन का मैंने आपको पेपर में कटिंग डाली थी, इसके संबंध में भी जानकारी के लिए आवेदन दिया गया है कि जो 85 रुपए का ऑयल था सोयाबीन वाला, वो 135 रुपए में दिया गया। दाल जो है, मतलब जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा टेंडर में चुपचाप मध्याह्न भोजन में बच्चों को दे दी गई। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस क्षेत्र में। पीडीएस में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कि पीडीएस में क्या है, दरअसल खाद्य विभाग और सोसाइटी जो मार्केटिंग होती है और प्लस प्रशासन, इन तीनों विभागों के अंदर जो है वितरण प्रणाली कार्य करती है। तो जो दोषी होते हैं वो तीनों विभागों में कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग से उनकी व्यवस्था बन जाती है, उन पर कार्रवाइयां होना संभव नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी को निरस्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार को है।
खाद्यान्न उनको जो है खाद्य विभाग से मिलता है, फूड ऑफिस से, तो वहां से उनके नंबर जाते हैं। तो इसमें भी मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है कि वही सब जगह सबका प्रयास यही रहता है कि जानकारियां ना दी जाएं। और सुनवाई तो सर आपको मालूम ही है कि 2-2 साल में तो सुनवाई का नंबर आ पाता है। फिर भी सर आयुक्त महोदय तब तक पीआईओ उपस्थित नहीं होगा, भले ही उनको 50 साल हो जाए, तब तक उसमें कोई निर्णय नहीं करते हैं, इसलिए जानकारियां भी समय पर नहीं मिल पाती हैं। अब मेरी एक अपील ही 2.5 साल चली, 2.5 साल के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर 2.5 साल के बाद जो है उसमें अभी पिछले महीने निर्णय हुआ, तो बोले कि आपकी अपील निरस्त की जाती है। मतलब 2.5 साल सुनवाई के बाद अपील निरस्त। राजेश जी, एक जनरल प्रॉब्लम खैर न केवल मध्य प्रदेश की ही है, बल्कि हमें लगता है कि देश के लगभग सभी सूचना आयोगों में ये स्थिति बनी हुई है। कुछ को छोड़ दें तो, और कुछ सूचना आयुक्त को अपन छोड़ दें, जैसे आप देख रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह यही स्थिति है। अब इसके नहीं, लिए अब सर सवाल ये है कि अब एक एक मैंने बात एक चर्चा की थी आपसे, उस समय याद होगा आपको। जी, अपन अभी अभी फिर चर्चा हो रही है, अभी जन्म जी से अभी जो चर्चा हो रही थी वही मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी मुरैना से प्रयास करिए ना, अपना एक ग्रुप जो आपका है, उस ग्रुप के माध्यम से लीगल नोटिस क्यों नहीं भिजवाते हैं आप आयोग को? जी, जी, जी। सही सही है सर ये बात तो। हाँ, हाँ, बात तो। मैं वो उसका 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 देखिए देखिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ हमारे आरटीआई से जुड़े हुए हमारे मार्गदर्शक हैं, जैसे शैलेश गांधी सर हो गए, और भास्कर प्रभु सर बहुत दिनों से जुड़े हैं, हर कार्यक्रम में लगभग आते हैं वो। और वो हमारे बीच में बार-बार आ रहे हैं, अपनी सजेशन रखते हैं। वो जो सजेस्ट करेंगे उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है आरटीआई के लिए, मैं ये मानता हूँ। आप मान के चलो, उनसे बेहतर कोई सजेशंस नहीं दे सकता हमें। हाँ, हमारे मतलब जो है एक्टिंग हमारे सर हैं राहुल सिंह सर, अपन उनकी बात वो तो खैर दे ही रहे हैं, निर्णय ही दे रहे हैं, वो तो एक लिविंग पर्सनैलिटी है इस फील्ड में। लेकिन उन्होंने जो मंथन करके हम लोगों के समक्ष वो चीजें रखी थी कि हमें लीगल नोटिस इनको एक तरह से भिजवाना है, ठीक है ना? और लीगल नोटिस ही उसका एक अल्टीमेट समाधान है। और इसके बाद यदि हमें उसका समाधान नहीं मिलता है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, या जो भी संबंधित न्यायालय हैं, जो भी कॉम्पिटेंट उसके जुडिशरी है, वहां पे हमें जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी हम जाना चाहें। इस तो संबंध में मैं इसलिए ये काम फॉलो करिए। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जी। अक्टूबर महीने में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से मिला था। मैंने एक कम से कम 60 पेज का एक पूरा वो लगाया था डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक आवेदन बनाया था विधिवत 4-5 पेज का। उसमें पॉइंट वार मैंने उल्लेख किया था कि हमारे क्षेत्र के जो आयुक्त महोदय हैं, ये जो है सूचना के अधिकार के प्रति गंभीर नहीं है। इनके द्वारा जो है जो निर्णय किए जा रहे हैं, उन निर्णयों में यह द्वेष मतलब निर्णय सही नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी कि निर्णय क्रमांक ये, निर्णय क्रमांक ये, निर्णय क्रमांक ये, इसमें ये। और जब हमारे द्वारा आवेदन दिया गया तो उस आवेदन पे हमको 20 तारीख को ये लिख के दे दिया गया कि इस फाइलों में कोई आदेश नहीं हुआ है। और बाद में जब हमने 1 महीने बाद नकल ली तो उसमें 7 तारीख में निर्णय पारित पाए गए। तो दोनों ही तथ्य हमने दिए, जिसमें पराग करकरे सर के साइन भी थे कि साहब अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है इन प्रकरणों पर जिनकी आपने नकल चाहिए। तो साहब जब पुरानी तारीख में निर्णय किए जाते हैं, द्वेषपूर्ण निर्णय किए जाते हैं, निर्णयों में किसी भी प्रकार की कोई रूलिंग का हवाला नहीं दिया जाता है। एक 4 लाइन की कहानी लिख दी जाती है कि गाय है, गाय घास खाती है, उसके 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं। अब सर इस तरह के तो निर्णय हो रहे हैं, तो मैंने वो निर्णय सहित दिए थे और अपने आपके माननीय सर को भी मैंने वो अवलोकन कराए थे वहां पर। उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, सौभाग्य से हो गई मेरी, उनका मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। तो वो भी थोड़े से अचंभित हुए, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश का मामला होने के कारण वो कुछ भी कहने में उसमें नहीं थे। तो उन्होंने वही कहा, जब मैं शुक्ला सर के यहाँ उस आवेदन को लेके गया तो उस आवेदन को पढ़ने के बाद शुक्ला सर जी के मतलब फेस को देखकर, उसको देखकर मुझको ये लगा कि उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और छूटते ही मुझसे ये बोले कि हम लोग आप लोगों की संतुष्टि के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। शायद आपको ध्यान हो, ये बात मैंने उस वक्त ग्रुप में भी चर्चा करी थी, वहीं से करी थी मैंने, सूचना आयोग सूचना भवन से ही, कि मुझसे आज मैंने एक आवेदन दिया शिकायती, उसमें तथ्य दिए, उसमें 40 पेज लगाए मैंने, इनके आवेदन आदेश दिए,
उसमें ये बताया कि साहब 3 साल से ये अपील चल रही है, पीआईओ अगर एक सुनवाई पे आया है तो उसी दिन निर्णय हो जाता है, और यदि आवेदक जो है एक सुनवाई पे ना आए तो उसी दिन निर्णय हो जाता है, और पीआईओ 6 महीने ना आए तो निर्णय नहीं होता है सर। तो क्या पीआईओ का इंतजार किया जाता है क्या? गुण दोषों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर निर्णय क्यों नहीं किया जाता सर? तो इस तरह की बातों से मुझे मेरे भी उस दिन काफी मैं हर्ट हुआ कि मतलब जब मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ही ये कह रहे हैं, और मेरे आवेदन को उन्होंने मूलतः वापस कर दिया था हाथ में ही कि ये वापस ले जाओ। अब तो कहीं ना कहीं हम लोग भी हर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, और समय लगता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि संघर्ष में सफलता भी मिलती है। तो समस्या ये आ रही है कि जैसे आप जैसे राजेश जी, ठीक है ना, ये आप करिए, बिल्कुल ये बात बहुत आवश्यक है। और लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें ये फॉलो करिए, आप लीगल नोटिस वाला फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तरह से समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है जो हमारे सामने परोसा गया है, कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा। और जो पेशी पे मैं फिर गया तो मैं शिवेंद्र जी, आपके उससे काफी कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है, माइक वगैरह में कहीं हलचल हो रहा है इस तरह से। मेरी तरफ नहीं है सर, कहीं किसी और की तरफ है सर। नहीं, वो शिवेंद्र जी जब चालू करते हैं तो उनकी तरफ से हो रहा है, मैंने उनका ध्यान आकर्षण करवा दिया है। कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है शायद, हाँ उसको देख लीजिएगा, शायद जैक वगैरह सही तरीके से नहीं बैठा होगा। अगली पेशी पर मैं जब दूसरे केस में गया था, वहां पर एक जो 73 लाख का घपला था कृषि विभाग का, उसके संबंध में, तो आयुक्त सर ने मुझे बोले कि आप बाद में मुझसे चैम्बर में मिलिएगा। मैं गया अंदर मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने हमारी शिकायत क्यों करी थी? मैंने कहा शिकायत इसलिए करी थी कि सर आप न्याय के लिए, आपके यहाँ से न्याय ना मिलते हुए पीआईओ के पक्ष में फैसले किए जा रहे हैं। तो मतलब मैंने जो शिकायत करी थी वो शिकायत भी जांच के लिए उन्हीं को भेज दी जिनकी थी। वो पूरे हिंदुस्तान की यही स्थिति है। यदि छोड़िए वो तो आप एसआईसी की बात कर रहे हैं, सूचना आयोग की बात कर रहे हैं, उनकी सूचना आयुक्त की शिकायत की बात कर रहे हैं, वो तो एक अलग इशू है। मतलब लेकिन उसके पैरेलल दूसरी भी चीजें आपको बताते हैं कि यदि एक पंचायत की शिकायत आप यदि करें, और आप ये माने कि हम भोपाल में शिकायत कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के पास में, या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास में हम शिकायत कर रहे हैं, या लोकायुक्त में हम शिकायत कर रहे हैं, या ईओडब्ल्यू में हम शिकायत कर रहे हैं, और वो अपनी जांच टीम गठित करके और वहां से आपको न्याय दिलवाएंगे, बढ़िया जांच करवाएंगे, आप तो इसी उद्देश्य से जाते हो ना। ये पंचायत में कोई सुन नहीं रहा है, जब पंचायत में नहीं सुन रहा है तो आपको लगता है कि हम जिले में जाएंगे, हम जिला सीईओ से बोलेंगे, जिला सीईओ तो सुन ही लेंगे। फिर आपको लगेगा कि हम कलेक्टर से बोल देते हैं, कलेक्टर तो सुन ही लेंगे, पूरे जिले के हैं, अच्छे कलेक्टर हैं। फिर हम कहेंगे कि यार नहीं, अब संभागायुक्त के पास जाते हैं, संभाग पूरा देखते हैं, वो तो जरूर ही सुन लेंगे। कोई नहीं सुनता है। फिर आप भोपाल जाते हो, भोपाल में शिकायत करते हो, वो शिकायत कहाँ आती है? वो शिकायत जांच के लिए इसी सब इंजीनियर के पास आएगी, इसी सचिव के पास आएगी जिस पंचायत से आपने प्रारंभ किया हुआ है। तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, तो सिस्टम ही देश का ऐसा है। और इससे लड़ने के लिए हमने ये बताया है कि आप लोग, एक ही है ब्रह्मबाण फिलहाल जो हमारे विशेषज्ञों ने दिया हुआ है, उसको समझिए। आप लोग अपने अपने जिले में लीगल नोटिस भिजवाइए, लीगल नोटिस तैयार करवाइए, जो भी खर्चा है चंदा लगाइए, जो भी एक्टिविस्ट इस तरह से आप लोग कार्यकर्ता हैं, 100-100 200 रुपए चंदा लगाइए, चंदा लगा करके एक लीगल नोटिस, कोई अच्छा वकील पकड़िए और उनके माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाइए। लीगल नोटिस भिजवा के 1 महीने का उनको टाइम दीजिए, ना हो तो सीधे संबंधित हाई कोर्ट में एक मामला दायर कर दीजिए कि हमारी शिकायतों, हमारी अपील का निराकरण 45 दिन में होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका और कलकत्ता हाई कोर्ट ये कहती है कि 45 दिन में होना चाहिए, तो यहाँ भी होना चाहिए। बस उनको जवाब देना पड़ेगा। फिर वो क्या जवाब देते हैं देखिए, ये करिए, करना पड़ेगा। इसका तो यही समाधान है, पर इससे अब ज्यादा वो नहीं कर सकते ज्यादा। इस बारे में मेरा भी ये मानना है कि वहां पर भी एक जो पूर्व नौकरशाह होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। पूर्व नौकरशाह अपने पूर्व आकाओं के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं, पूर्व शासन के प्रति ज्यादा वफादार रहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि हमारे आकाओं को, हमारे पूर्व जो शासक रहे हैं उनको किसी प्रकार से कोई परेशानियां पैदा हो, इस तरह का वो भी कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि बार बार एक चीज कही जाती है कि जैसे आयुक्त महोदय भी कह देते हैं कि ठीक है, आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप हाईकोर्ट जाइए। या वेबिनार में भी मैं पिछले करीबन सारे वेबिनार मैंने आप ज्वाइन किए हैं, 28-30 जितने भी हुए हैं, सब में एक ही बात कई बार कह दी जाती है कि आप उस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट जाइए। कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो बनाया गया था, कि क्या वह एक आर्थिक रूप से, बाहुबली रूप से या मसल्स रूप से जो संपन्न व्यक्ति है उनके लिए बनाया गया था, एक, या उनके लिए बनाया गया था जो कि
आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, राजनीतिक रूप से संपन्न नहीं है, गरीब आदमी है, या जिसको कि कम से कम खर्च में, कम से कम शुल्क में, कम से कम उसका समय व्यय करके उसको जानकारी दी जाए। हाईकोर्ट जाने का मतलब ये होता है कि एक रेट का मतलब ये है कि कम से कम आप मानिए, कम से कम जो 5 से 10,000 रुपए का खर्च। तो एक आवेदक जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेता है, तो आप ये सत्य मान के चलिए कि उस व्यक्ति की कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि बाबुओं को, अधिकारियों को चुपचाप कमरे में चाय नाश्ता करा के, खिला पिला के जानकारी को निकाल सके। तो ये एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कानून बनाया गया था। तो बार बार ये हाईकोर्ट 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 जो कहना है, ये हाईकोर्ट का मतलब इसका मतलब ये है कि ये तो आम आदमी को, गरीब आदमी को हतोत्साहित करने का तरीका है। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो तो हमने पहले ही निचोड़ आपको बता दिया है कि पूरे देश की यही हालात है, और जो नीति निर्धारक हैं, जो सरकारें होती हैं, ये उनका काम होता है कि किसी भी नियम कायदे को पालना सही तरीके से पालन करवाएं। वो पालन नहीं करवा पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही है, वो आप देख रहे हैं। वो तो सूचना के अधिकार कानून को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सूचना के अधिकार कानून का जो आंदोलन चालू हुआ, ठीक है, वो आंदोलन निरंतर एक तरह से चल रहा है, और उस आंदोलन के तहत ये सब चीजें होती रहेंगी, और वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार एक कानून नहीं है, एक आंदोलन है। जो आंदोलन चालू होता है वो निरंतर चलता रहता है। तो हमें उस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभानी है। अब सवाल ये है कि जो भी है कोर्ट ही है, उसी का सहारा लिया जा सकता है फिलहाल, या हम सरकार पर दबाव बनाएं। तो सरकार पर भी दबाव इसी माध्यम से बनेंगे। जब आप लीगल नोटिस भेजेंगे तो लीगली वो बाध्य होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यही प्रयास होगा। बाकी हम या आप अच्छे मुख्यमंत्री बना दें और अच्छा प्रधानमंत्री बना दें, वो हमारे लिए इतना मतलब हमारे और आपके हाथ बस में तो है नहीं कि हम ऐसे बना दें, क्योंकि वो आजकल वो भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र में वो जैसे बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं आपको पता है। उनकी क्या सोच है, क्या वो मंशा लेकर के गए हुए हैं वहां पर, किस तरह से वो विचारधाराएं हैं उनकी, किस बात को वो ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो वो है, आरटीआई किसी के दिमाग में है ही नहीं। आरटीआई की जहां बात आती है तो उसको सबसे पहले खत्म करने की बात आती है, दिल्ली की बात आती है बार बार। जो सूचना का अधिकार कानून आंदोलन और उसका उपयोग करके हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने, तो क्या उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के लिए क्या कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसे सर्कुलर या कोई ऐसी चीजें या कोई ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने 4 साल, 5 साल, 6 साल में कभी दिए हैं, जिससे ये लगे कि मतलब आरटीआई के लिए कुछ बोला भी है? तो ऐसा होता है। तो जो लोग उसकी सोच वाले भी हैं, जो उसका उपयोग भी करके जाते हैं, वो भी नहीं चाहते कि हमारी कोई कमियां या सरकार की जो बातें हैं वो सामने आए, क्योंकि जो ये तो आपको और हमें ही लड़ना पड़ेगा, ये तो बातें हैं। तो इसके लिए कोई दूसरा समाधान हमारे ख्याल से नहीं है, और यही एक समाधान है जो हमारे आपके समक्ष है, और उसी समाधान को हमें लेना पड़ेगा। और काफी हद तक मैं गांधी सर के उससे सहमत हूं कि हम लोगों को लीगल नोटिस ही, क्योंकि उन्होंने बहुत विचार करके इस बात को सामने हमारे लोगों के रखा हुआ है। उन्होंने बहुत फाइट की हुई है, वो सूचना आयुक्त भी रहे हैं, उनका अच्छा खासा अनुभव है आरटीआई कानून लाने में उनकी। तो वो उन्होंने जो किया है वही सब करिए, हर जिले से करिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हम कहते हैं कोई एक अच्छा तो वकील आपको मिल ही जाएगा जो 2-4 हजार रुपए में हेलो, हाँ, एक कॉल की वजह से इंटरप्ट हो गया था हमारा नेटवर्क। तो अपन यही कह रहे हैं कि कोई वकील आप पकड़े अपने जिले में, वही करें लीगल नोटिस वाला, सबसे बेहतर हमारे ख्याल तरीका होगा। लीगल नोटिस के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लीगल नोटिस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इनकी जो तानाशाही रवैया एक जो सूचना आयोग में पैदा हो गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तानाशाही रवैया के खिलाफ भी अपन कुछ ना कुछ इस तरह का कोई पत्राचार या शासन से या कहीं मीडिया के माध्यम से या कहीं पर इनके खिलाफ कोई इस तरह का प्रदर्शन वगैरह अपन करें, जिससे कि मतलब इनकी कार्य प्रणाली में सुधार हो। क्योंकि देखिए, ये आयुक्त तो चले जाएंगे, दूसरे आयुक्त आएंगे। तो ठीक है ना, राजेश जी, ठीक है ना, आप मुरैना में पकड़िए, मीडिया वाले लोगों से संपर्क करिए, इन आदेशों का हवाला दे करके आप उनमें करवाइए, मीडिया के समक्ष बात रखिए, और अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप को एक्टिव करके ग्रुप के माध्यम से आप ज्ञापन दीजिए, आप बताइए कि ये गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हो रहा है, सूचना के अधिकार कानून के हाथ पर तोड़े जा रहे हैं, इस तरह से आप बताइए। हाँ, वही मेरा कहना इस था। विषय में हमारे शिवेंद्र जी इस विषय में हाँ और प्रकाश डालेंगे। शिवेंद्र जी जो
नहीं आ रही थी, सही नेटवर्क की वजह से आज हम लेट कनेक्ट हो पाए। राजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपकी जो बात है तो वो गरीबों के हक की बात है कि बार-बार ये जो निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम में राज्य सूचना आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। जी तो उसका मानना ये है कि जब वहां से कोई निर्णय हो जाए तो वो अंतिम निर्णय है। जी ये तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। जी इसके लिए पत्राचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सही बात कही कि यदि कोई गरीब व्यक्ति, कोई एक मजदूर जो मजदूरी करता है, कोई ऐसा उसको वकील भी मिल जाए कि जो 2000-3000 रुपए मात्र उससे फीस ले, कम से कम भी, उससे कम में कोई करेगा नहीं, हम्म क्योंकि वहां पे जो खर्च आता है तो वो 2000-3000 रुपए आता है, ठीक। लेकिन वो गरीब व्यक्ति यहाँ से जाएगा, किसी के यहाँ से हाई कोर्ट 50-200 किलोमीटर है, किसी के यहाँ से 300 किलोमीटर है, तो एक बार आने जाने में तो वो 5 दिन अपना काम नहीं कर पाएगा और 5000 रुपए देगा। जो आपने कहा कि ये शासन की हतोत्साहित करने की योजना है। और हमको आपकी वो बात भी याद है कि जब आप गए, आपने बताया था कि 12 बजे से बैठे माननीय लोग, फिर 2 बजे सुनवाई हुई, फिर बोले कि लंच में चले गए। देखिए, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, कि इनकी यही अंतिम इच्छा है कि किसी भी तरह से इनको जानकारी ना मिले। इसमें सब के सब लिप्त हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। जैसे हमारे यहाँ हम लोगों को सौभाग्य है कि राहुल सिंह सर जब से आ गए, तब से इसमें क्रांति आई। बाकी इसके पहले हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कई माननीय लोगों के आदेश रखे हुए हैं। हमारे पास भी कई लोगों के आर्डर हैं कि जिनमें उन्होंने आर्डर दिया है कि इतने दिन के अंदर इनको जानकारी दी जाए, और वो जानकारी आज तक मिली नहीं है। तो ये तो इनका ध्येय है कि नीचे के जो भ्रष्ट तंत्र हैं, उनका वो करना, बचाव करना। अपने आकाओं का बचाव करना। हाँ, अपने आकाओं का बचाव करना, आका नहीं, निचले कर्मचारियों का भी। भाई, राज्य सूचना आयुक्त की भी सभी बैठे हुए माननीय लोगों की वो नियत साफ नहीं है। भाई, जैसे आपने जो कहा कि यदि एक बार भी आवेदक न पूछे तो आवेदन को निरस्त कर देते हैं। पीआईओ 10 बार न जाए तो वो उसका इंतजार करते हैं, जैसे उनसे उसको पूछ करके निर्णय लेना हो कि उनसे लिफाफा लेना हो, निर्णय नहीं, लिफाफा लेना हो उनसे। वही जो आप कह रहे हैं डायरेक्ट, कि जैसे क्या करना है, जैसे कैदी को बुलाकर उसके मन की बातें पूछ के, जैसे फांसी हो रही हो कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, इसमें क्या निर्णय कर दें। और उसमें तो गुण दोष के आधार पर कर देना चाहिए। जो भी है, यदि आपने जानकारी नहीं दिया है, सीधी सी बात है कि यदि आपने जानकारी नहीं दी है तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि आप उचित और पर्याप्त कारण बता नहीं पाए। न आने का मतलब भी यही होता है। सर, एक चीज और है, जिन लोगों में, जो लोग किसी मामले को लिंगारान कर रहे हैं, वो पेशी में नहीं जा रहे हैं, उनका काम, उनकी जानकारी आधी अधूरी है, इसलिए वो उसको छिपाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। जी राजेश जी, बोले। मैं तो कुछ नहीं, बस यही वही कहा था मैंने कि जैसे जो भी निर्णय करना है गुण दोष के आधार पर करे, जिससे आगे आदमी को जाने के लिए समय तो उपलब्ध हो। अब आप 2 साल तक 2.5 साल तक आप जो पीआईओ का इंतजार कर रहे हैं, तो गुण दोष के आधार पर निर्णय नहीं कर रहे हैं आप, तो ये 2-2.5 साल का समय जो व्यस्त निकल गया, इस बीच का आदमी का एक जो मॉरल होता है, जो लड़ने का उत्साह होता है, जो दस्तावेज होते हैं, उनमें बहुत हो जाता है। जी, वो तो बिल्कुल सुनिए, इसमें अपन शिवेन जी इसमें जोड़ना चाहेंगे। राजेश जी ये जानते हैं ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुई थी देश को, कथित स्वतंत्रता जो भी थी वो प्राप्ति कैसे हुई थी। स्वतंत्र हम अभी भी नहीं है, पर हमें इसीलिए कथित स्वतंत्रता बोलते हैं। उसमें ठीक है, पूरा देश आया था ना स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन बलिदान देने वाले तो कुछ गिने चुने लोग ही थे। तो बलिदान तो हमें आपको देना पड़ेगा ना। तो आप गरीब की बात कर रहे हैं, गरीब की तो हम जानते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब की कौन सुन रहा है यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है। और गरीब की लड़ाई हम और आप यदि लड़ रहे हैं तो हमारा आपका दायित्व है कि हमें वो करना पड़ेगा। यदि लीगल नोटिस का एक प्रावधान आया है तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से हर जिले में ये बोलूंगा कि आप लोग लीगल नोटिस भेजवाइए, जो भी खर्चा लगे आप अपने भैंस बकरी बेच करके करवाइए, जमीन थोड़ा सा बेच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वकील को दीजिए, खर्च करिए थोड़ा सा, हाई कोर्ट से लीगल नोटिस, और फिर हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में यदि निर्णय आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वो देखा जाएगा। हम कहते हैं यदि आप 10 जिलों से 10 लीगल नोटिस आप भिजवा दिए तो आप क्या मानते हैं, क्या उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इनको जवाब देना पड़ेगा, इनके नाकों से पसीने आ जाएंगे, समझ रहे हैं आप।
तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, ये करिए, हम ये कहेंगे। बाकी तो गरीबों की बात अपन कर ही रहे हैं, गरीबों की तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं देश में। हाई कोर्ट का मेरा भी एक, मैंने भी माननीय आयुक्त महोदय के खिलाफ WP लगाई है 26/231 2019 ग्वालियर हाई कोर्ट में लगी है, और ये 2019 से लगी है और 2019 तक उसमें ही अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट के भी साथ सुभान अल्लाह है। देखिए कुछ नहीं होगा, वहां भी हमें पता है, सही बात है। जो अपनी सरकार है, देखिए जब सरकार एक्टिव नहीं है, जब सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, यदि आप कोई भी काम करने जाएं, आपके पास आदमी नहीं है। उस दिन जैसे लोकपाल मनरेगा के कई लोग वो आए हुए थे, वो लोग सिर्फ एक ही चीज बता रहे थे कि हमारे पास आदमी नहीं है। सरकार ने उनको दंत विहीन, वही जैसे दंत विहीन सर्प जैसे हाल है। हाई कोर्ट में भी यही हाल है, कितने मामले पेंडिंग हैं, जजों की भर्ती नहीं हो रही है, यही सूचना आयोग की कंडीशन है। तो सरकार ने ही इस तंत्र को कमजोर करके रखा है। जिस दिन सरकार जब तक नहीं चाह रही है कि इनको किसी को सूचना मिले, क्योंकि सरकार है कौन, यही भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लोग चोरी करके ऊपर गए हैं, यही लोग अब खा रहे हैं, विभागों को चूस रहे हैं। यदि इनकी जानकारी मिल जाएगी तो उनका पोल खुल जाएगा कि कितने % किसको कमीशन दिया गया, इसलिए रोड खराब हो गई। अब मिश्रा जी, अब आप हैं, आप एक बात बताइए, वर्तमान में रीवा की अपन बात करते हैं, रीवा में जरा वो स्कॉलरशिप वाले घोटाले की बात तो करिए, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए किस तरह से मार दिया, बताइए। वो भी कलेक्ट्रेट में बैठा एक ऐसा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग है, जो बेचारे SC ST लोगों के कल्याण करने के लिए आया हुआ है, और उनकी स्कॉलरशिप मतलब कलेक्ट्रेट में बैठे ही साफ कर दिया पूरी। हाँ, वो तो दीपक चले रहेगा कलेक्ट्रेट के नीचे। कोई काम, जो एक चीज आप जान लीजिए, जितनी बड़ी चोरियां होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसमें थोड़ा सा लूट करता है, रास्ते में भी लूट करता है, तो 200 रुपए 300 रुपए लूट करता है। कोई व्यक्ति, बैंक कहाँ होगा, बैंक पहाड़ में थोड़ी होगा, बैंक तो शहर के मुख्यालय में होगा। जो बड़ी लूट होती है, बड़ी डकैती होती है, वो प्रोफेशनल लोग करते हैं, वो सीधे जाके बैंक लूटते हैं। लूट तक आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ हुआ उसमें? कितना दबाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है, सब लोग लड़ रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं। वो कहते हैं खुद किसान अपनी धान उठा ले गए। जीता जागता उदाहरण आप यही देखें। जब वहां पे जवाबदारी किसकी थी, सोसाइटी में यदि धान रखी हुई तो जवाबदारी शासन आवाज आ रही। तो भ्रष्टाचार की तो यहाँ तक हद है कि लोग ऊपर से नीचे तक बचाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। कि सब कुत्ती शिकार कर सकते हैं, उसमें नित्यानंद जी ने लिखा था कि दोस्तों के साथ रहिए, कुत्ते कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग एक गाजियाबाद में सर खा गए जी, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, एक कॉल आ जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, तो कॉल बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, तो इनफैक्ट उसको मैंने भी रिसीव किया, इसलिए। हाँ बताइए मेघराज जी, बताइए, आप लोग प्रारंभ रखिए अपना। मैं ये कह रहा था कि भ्रष्टाचार की बात हो रही, भ्रष्टाचार तो इतना है, कफन का कमीशन खा जाते, बच्चों का निवाला खा जाते, और अभी गाजियाबाद में तो शमशान का भी खा गए, जिसमें 25 लोगों की काल मृत्यु हो गई। और अब वो एक दुष्टम का हाल, और इसके पहले कोई नहीं सुनेगा। अब 1 2 4 10 दिन ये बब्बर रहेगी, बस सरकार फाइल दबा देगी, कोर्ट कचहरी होगी, बाद में बरी हो जाएंगे, सभी हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे।
ये है सिस्टम की प्रणाली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका अनुभव बिल्कुल हम पूरी तरह से इससे सहमत हैं और यही चल रहा है देश में पूरी तरह से। इनफैक्ट कराधान घोटाला आज इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें 2-2 जाँचें हुई। एक तो कलेक्टर की जाँच हुई थी, उसमें दोषी सिद्ध पाया गया, एक कमिश्नर की जाँच हुई, संभागीय जाँच, उसमें भी दोषी सिद्ध पाया गया, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया, वसूली करने के लिए कहा गया। आज तक उसमें कुछ औपचारिकता पूरी होने के बाद आज ये हाल है कि सरकार के दबाव में जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, चूँकि ज़्यादातर इसके आदमी फँसे हुए हैं, तो इसके दबाव में आज तक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए सरपंच सचिवों ने इन 75 पंचायतों को जो भी है कि उसकी जाँच हो जाए। ईओडब्ल्यू में बात रखी गई थी, लोकायुक्त में बात रखी गई थी। इसको भी हाल ही में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा भी गया, उनको लिखा गया, ईओडब्ल्यू को लिखा गया। लेकिन अभी अभी क्या चल रहा है अभी? इतना बड़ा 300 करोड़ का घोटाला हुआ, उसकी जाँच भी है करवा पाने में। तो यहाँ तो घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। व्यापम घोटाला है, कराधान घोटाला है, एलईडी लाइट घोटाला है। अभी एलईडी लाइट ग्रामों में लग रही है। ग्राम पंचायतों की ये हालत है कि उन ग्राम पंचायतों में सही तरीके से रोडें नहीं है, शौचालय नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सब कागजों पे चल रहा है, लेकिन शौचालय नहीं है, रोड नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। और एलईडी लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाना चालू कर दिया, क्योंकि एलईडी लाइट में सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि ठेकेदार को आप मनमुताबिक दे देंगे पकड़ करके। 25 लाख का काम करवाना है, वो 5 लाख में कर देगा, 20 लाख में 10 लाख वो सरपंच पंचायत को दे देगा, अधिकारियों को दे देगा, 10 लाख वो अपनी जेब में रख लेगा। तो इस तरह से काम चल रहा है। जबकि प्रायोरिटी लिस्ट में भी देखा जाए तो वरीयता क्रम में भी 12 या 15 में रखा गया था एलईडी लाइट वाले मामले को। पंचायत विभाग का जो सर्कुलर जारी हुआ था, तो इसमें ये था कि पहले 1 से लेकर के 11 तक जो अन्य जरूरी काम है, जैसे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किए जाएंगे, रोड है, नाली है, पीसीसी है, शौचालय है, ये सब सारी चीजें। इसके बाद फिर जब यदि ये सब काम हो गए पंचायतों में, तो फिर आप एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा देना। लेकिन यहाँ चूंकि उसमें पैसा ज्यादा खाना मिलना था, वो सबसे ज्यादा फायदे का काम था, तो उसको सबसे प्रायोरिटी में रख दिया और प्रायोरिटी वाली चीजें बैक साइड में आ गई। तो ये तो है, ये तो हर जगह ही चल रहा है। बिल्कुल मेघराज जी, आपका तो पूरे तंत्र की यही हाल। ग्राम पंचायत में उन्हीं लोगों को जांच करा है जिन लोगों ने कार्य का मूल्यांकन किया है। आपने हाँ, ये भी एक बात सामने आई है। हाँ, कि जो आपने शिकायत की थी, जिस चोर ने चोरी की है उसी को विवेचना करने के लिए मिल गया। तुम बताओ कि तुमने क्या चोरी की, इसमें क्या कमी है, बताएं इसके बारे में आप। बिल्कुल, मागी धान खरीदी केंद्र वाले मामले में भी यही हुआ। मागी में किसानों की 30,000 कुंटल से ज्यादा धान लूट ली गई शासन प्रशासन की सह पर, और फिर बाद में उसी सहकारिता और फूड डिपार्टमेंट को जांच करने के लिए दे दिया गया, पुलिस को जांच करने के लिए दिया। पता नहीं उसने क्या किया इसमें। फूड और सहकारिता ने कह दिया कि किसानों ने बोरे लूट लिए थे। उन्होंने कह दिया कि किसानों ने बोरे लूट लिए। मतलब किसानों के इतनी दम है कि वो बेचारे जो चेरौरी विनती करते हैं कि भैया हमारी धान ले लो, जो भी है उनको वहां पे घूस भी देना पड़ता है हर तरह से। तो उन लोगों को आरोप लगा दिया कि इन्होंने 30,000 बारदाने लूट लिए और अपने आप धान भर करके वहां पे रख दिया। तो ये तो स्थिति है इस देश की मागी खरीद। और आप जो कराधान घोटाले की बात कर रहे हैं, उसमें भी यही हुआ है। जिन लोगों ने मूल्यांकन किया, आरईएस के जो इंजीनियर हैं, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के, और जो जनपद पंचायतों में इंजीनियर और एसडीओ बैठे हुए हैं, सहायक यंत्री और उप यंत्री, जिन्होंने भ्रष्टाचार करवाया, जिनके समय पर भ्रष्टाचार हुआ, जिन्होंने गलत मूल्यांकन करके इसका पूरा भ्रष्टाचार करवाया, उन्हीं लोगों को वो जांच टीम में रख दिए हैं। तो भ्रष्टाचारी को जिसने उसका वो अपना थोड़ी बताएगा कि उसने गलत काम किया है। ये तो पूरी तरह से जांच ही किसी काम की नहीं है। भाई ईओडब्ल्यू को आदमी जांच क्यों लिखा था? ईओडब्ल्यू को इसलिए लिखा था कि वो अपनी व्यवस्था बनाकर कहीं विधिवत अलग से जांच करवाएगी। पर ईओडब्ल्यू को ये है कि वो पंचायत विभाग को ही भेज रहा है, लोकायुक्त का ये है कि वो उन्हीं चोरों को ही भेज रहा है कि अपनी चोरी बताओ, चोरी पकड़ो। तो ऐसा कभी होता है क्या? तो ये तो इस देश की दुर्भाग्य है मिश्रा जी। इंजीनियर ने रोड का मूल्यांकन किया, उसी को जांच के लिए मिला है, वही जांच कर रहा है। कोई दूसरे को बदलने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप ये बोलें कि नहीं ये हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं, इन्होंने तो मूल्यांकन ही किया था, दूसरे को बदल दीजिए, बोलते हैं कि हमारे पास इतने आदमी है, कैसे बदल दे दूसरे को। अब वो खुद थोड़ी कहेगा कि हाँ हमने गलत मूल्यांकन किया है, कभी नहीं कहेगा। आज पंचायतों में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का कारण मिश्रा जी ये है, ये इंजीनियर्स।
इंजीनियर जी सबसे बड़े भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु है। ये मैं आपको देता हूँ, स्टाम्प पेपर में लिख करके दे देता हूँ। और इंजीनियर से सही मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि इनको हर एक स्टेज पे सही मूल्यांकन करना होता है। जैसे कोई सरपंच सचिव काम करवा रहा है, ठीक है, हम कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके आप रिकवरी डाल रहे हो, लेकिन जब वो इंजीनियर आकर के 15% 20% काम जब हो गया है तो उसको मूल्यांकन करना है, तो उस समय उसने प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया? उस समय उसने क्यों ये बात का अड़चन नहीं पैदा किया कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, हम इसका तुम्हें मूल्यांकन नहीं करेंगे? ये क्या किया? कहीं कोई लेटर इंजीनियर ने दिया, किसी सीईओ जिला को दिया या कलेक्टर को दिया या अपने वरिष्ठ अधिकारी को दिया? इस तरह से लेटर नहीं दिया है तो तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर होकर के तुमने गलत काम करवाया है और तुम्हारे मूल्यांकन के आधार पे वो गलत काम होता गया है, तो सबसे बड़े दोषी ये इंजीनियर है। इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के मूल्यांकन से उस मूल्यांकन जो व्यक्ति करे और जिसके मूल्यांकन के आधार पर उसका भुगतान हो, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। बस तभी तो इसमें दो ही मुख्य हैं, एक उपयंत्री है और एक सहायक यंत्री है। पूरी जी पंचायतों में उपयंत्री और सहायक यंत्री के आधार पर ही कोई काम, इनके सिग्नेचर के बिना, इनके मूल्यांकन के बिना पंचायतों में कोई काम हो ही नहीं सकता है। ये अटल गलत मूल सत्य है, ये सबको पता है, और यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। अब हम लोग एक-एक पंचायत का मुद्दा लेकर के सर पत्थर पे सर पटक रहे हैं। 827 रीवा में पंचायत हो गई, किस-किस पंचायत को आप लेकर के इस तरह से करोगे? मैंने ये बात सीईओ जिला पंचायत के समक्ष रखी है, कलेक्टर के समक्ष रखी है। हमने कहा कि आप इसकी रूट पे जाइए ना, जो इसका कॉज है, आप वहाँ पे इसमें सुधार करिए, या कि आप अच्छे इंजीनियर बैठाइए, या कि इंजीनियरों का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था बनाइए। भाई जो समस्या है वहाँ से देखो ना। एक हम कहते हैं कि कोई समस्या हुई है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने की पावर है, लेकिन वो तो विवेचना में साबित होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और विवेचना कब होगी? जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, और मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर देता है, और डॉक्टर जो लिखेगा वो अटल सत्य होता है, ठीक है ना? उसी को बिल्कुल सब कोर्ट मानती है, सब कोई मानते हैं। तो डॉक्टर है, यहाँ पे इंजीनियर एक डॉक्टर है। उसी तरह से जैसे वो पोस्टमार्टम करके बताता है कि ये कैसे इसकी डेथ हुई है या क्या यहाँ पे हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे इंजीनियर होता है। इंजीनियर ये बताता है ये जो काम हुआ है गुणवत्तापूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, सही मटेरियल से हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस आधार पर ही आगे बात बढ़ती है। तो जो सबसे बड़ा दोषी है वो यहाँ पे इंजीनियर है, इंजीनियर पे कार्यवाही होनी चाहिए। पर जो ग्राम पंचायत का डॉक्टर है वो इतना खतरनाक हो गया है कि बिना चोट लगे ही बताता है कि चोट से मरीज की मृत्यु हो गई है, यानी रोड बन बिल्कुल के सही कह रहे तैयार हो गई है, कर देता है। रोड है नहीं जमीन पे, बंधान मेड़ हैं। यही बंधार हुई नहीं है, उसका आके सबसे बड़ी मूल्यांकन समस्या करता। मित्र जी। जी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है, और ये रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इंजीनियर को मॉनिटर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पंचायतों में कोई भी काम इंजीनियर्स के मूल्यांकन के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए इंजीनियर्स पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम एक-एक, 2-2, 10-10 पंचायतों की लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ सकते हैं। देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 6 लाख गाँव हैं। मध्य प्रदेश में 23,922 पंचायतें हैं और 50,000 से अधिक गाँव हैं। अब कहाँ-कहाँ आप ये सरपंच सचिव की आप लड़ाई लड़ोगे? भाई आप सिस्टम को सुधारो ना। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि वो सही इंजीनियर्स बैठाए और इन इंजीनियर के कामों की मॉनिटरिंग करे। और जहाँ-जहाँ शिकायतें आई, हम कहते हैं चलिए शिकायत आ गई। रीवा की 827 पंचायतों की में कुछ पंचायतों की शिकायत आ गई। कराधान घोटाले में दोष सिद्ध हो गया। गुणवत्ता की शिकायत आ गई, धारा 40-92 की जहाँ-जहाँ कार्यवाही चल रही है वहाँ शिकायत आ गई। चलिए हम कहते हैं कि रीवा जिले में इस समय 350, 400 धारा 40-92 की कार्यवाही चली। अब ये कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए, सीईओ जिला पंचायत को ध्यान देना चाहिए, उच्च विभागों को ध्यान देना चाहिए कि भाई इसका रूट कॉज क्या है? इन 350, 400 पंचायतों में रूट कॉज क्या है? क्यों इसकी शिकायतें आई हैं? इंजीनियर ने गलत मूल्यांकन किया है। जिन-जिन इंजीनियर ने मूल्यांकन गलत किया है, उनको पद से पृथक किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाए, उनके उनसे ऊपर कार्रवाई करवाई जाए। सबसे बड़े दोषी इसमें इंजीनियर है। जी आपने सही कहा कि ये जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक पंचायतों का भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। नहीं, नहीं क्योंकि बंद होगा, नहीं बंद होगा भाई, सीधी-सी बात है। भाई सरपंच सचिव तो वो हम कहते हैं वो तो बैठे-बैठे हैं गाँव में, वो तो भ्रष्टाचार करेंगे ही। वो तो भ्रष्टाचार हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं। पर उनको रोक लगाने की पावर किसके पास है? हम कहते हैं एक सरपंच और सचिव इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि उसको आज हाथ लगा, दोनों को लगा दो तो गलत काम कर देगा। हम कहते हैं व्यवस्था आप सुधार दो, सीधी-सी बात है। अच्छे इंजीनियर बैठा दो, इंजीनियर सही तरीके से काम करें। हैं? जब इतनी शिकायतें आ रही हैं, आप स्वयं भी हम कहते हैं कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर अ जिला प्रशासन इसमें अपने स्तर पर कार्यवाही करे, और जी इस तरह से इसमें देखे कि इन पंचायतों की वो अलग से अपनी जांच करवा ले, इनकी अलग से बिल्कुल खुफिया रिपोर्ट मंगवा ले सभी इंजीनियर्स वगैरह की। शासन जिन चीजों में ध्यान देती है, पहले देखिए कि हमारे ही मध्य प्रदेश में कितनी नकल हुआ करती थी।
लोगों के मन में ये था कि हम कॉपी किताब खोल के लिख लेंगे, लेकिन जब ने सरकार ने शिक्षा पे ध्यान दिया और ऐसी व्यवस्था कर दी कि नकल नहीं होगी, तो आज देखिए छात्रों के मन से यह भ्रांति हट चुकी है कि हम नकल से पास होंगे। उनको ये पता है कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा, यदि हमको 10वीं पास करना है तो पढ़ के करना पड़ेगा और वो नकल नहीं कर सकते। उसी तरह से यदि शासन चाह ले तो भ्रष्टाचार रुक सकता है, पंचायतों पे ऐसी नकेल कस दे कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकती। पर ये शासन प्रशासन की लापरवाही से ऐसा हो रहा है क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मुझे लगता है मिश्रा जी, इस विषय में हम लोगों को थोड़ा सा एक हफ्ते के अंदर कुछ इस तरह से मैटर बनाने हैं कि ये जो भी पंचायतों का विशेष तौर पर जहां भी मामला आया है और जहां इंजीनियर दोषी, इसका एक अलग से अपन मैटर बनाते हैं, एक ज्ञापन टाइप का बनाते हैं और चलकर इनको देते हैं, इन पे कार्यवाही की मांग करते हैं पूरे जिला और संभाग स्तर पर। हाँ, और एक ड्राइव चला करके इसमें किया जाए। हाँ, इसमें ड्राइव एक चला करके पूरा किया जाए। पहले इसको संभाग से प्रारंभ किया जाए, निरंतर इस बात को उठाई जाए, क्योंकि अपन इसको रूट कॉज अपन समझ गए हैं। रूट कॉज में ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को रूट कॉज पे जी। तो निवेदन ये था कि अब समाप्त हो गए, मीटिंग का टाइम भी हो गया। हाँ, कोर्ट भी जाना होगा मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और यहाँ पे जो भी लोग जुड़े अपनी अपनी बातें रखे और अन्य जो भी लोग हैं अपन संडे को मिलते हैं। इस बार संडे का हमारा टॉपिक जो रहेगा सूचना का अधिकार, आरटीआई, किसान और कृषि विज्ञान रहेगा। और हमें बड़ी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, पोस्टर भी हमने ग्रुप में शेयर कर लिया है। अगले कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य वरिष्ठ किसान कृषि विशेषज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित श्री बाबूलाल दाहिया जी हमारे बीच में रहेंगे, जो अपने अनुभव शेयर करेंगे। उन्होंने जैविक खेती में बहुत ही जबरदस्त कार्य किया हुआ है। और भी अन्य लोग हैं, हम थोड़ा सा पोस्टर ही देख करके आपको बता दे रहे हैं। एक सदाचारी सिंह तोमर जी हैं, जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, जिन्होंने कई दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। वो भी इंजीनियर रहे हुए हैं और अपना वो अनुभव शेयर करेंगे। राष्ट्रपति पदक से भी वो सम्मानित हैं। तो मतलब ऐसे विशेषज्ञ लोगों के बीच में हम समझेंगे कि जो आरटीआई है वो किस तरह से उन्होंने इसका उपयोग किया हुआ है। उन्होंने बताया, हमने उनसे चर्चा की, उन्होंने बताया कि हमने आरटीआई कम से कम 200-300 हमने आरटीआई लगाया हुआ, इस तरह से उन्होंने बताया था। तो अपना अनुभव वो शेयर करेंगे किस किस तरह से भ्रष्टाचार उन्होंने इस फील्ड में निकाले हुए हैं। और राजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, जो संयुक्त सचिव हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, जो संयुक्त सचिव हैं और पर्यावरणविद हैं, और भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो इस तरह से हमारे बीच में 3 वरिष्ठ लोग अगले कार्यक्रम में रहेंगे और ये बहुत ही अलग और अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन और सब बातें जो हमारे बीच में आ रही हैं उसके तौर पे अपन इसको देख रहे हैं कि ये सब विशेषज्ञ लोग इस विषय में भी अपना क्या बात रखना चाहते हैं और किस तरह से ये सब होगा। तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले संडे को 11 से 10 जनवरी को 11 बजे से 1 बजे तक आप लोग अवश्य पधारें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में सूचित करें जुड़ने के लिए। सर, मेरा ये निवेदन था कि मुझसे जो दस्तावेज चाहिए थे वो दस्तावेज मैंने भेज दिए हैं सर ग्रुप में, वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दी है सर मैंने। मैं उसको राजेश जी, हाँ बिल्कुल राजेश जी, उसको मैं देख लूंगा। और मैं आप लोगों से सबसे यही बार आग्रह करूंगा, हाँ व्यक्तिगत भी आपने भेज दिया, मैंने देख लिया है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि लीगल नोटिस वाला आप लोग स्ट्रेटजी तैयार करिए, वो सबसे बेहतर है। ठीक है, हम कहते हैं टाइम लगेगा तो लगने दीजिए, लेकिन उनको पता चले। क्योंकि देखिए कोई भी जो विभाग है, चाहे वो सूचना आयोग हो या कोई भी हो, जब तक उसका जो कार्यवाही कर सकता है, जब तक उसको ये नहीं डर लगेगा कि हमारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। हमारी आपकी बात वो सुनने वाले नहीं है। वो जो एक नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरजीत सिंह जी ने जो एक बात कही थी कि यदि एक बाबू पूछ ले कलेक्टर से कि आप सर कहाँ जा रहे हैं और कुछ जानकारी दीजिए, तो वो नहीं बताएगा। लेकिन यदि वही एक चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी कलेक्टर से पूछेगा तो वो दौड़ करके बताएगा, मुख्यमंत्री पूछेगा तो हम क्या पूछ रहे हैं उनसे, वो नहीं बताएंगे वो। लेकिन यदि कोर्ट यदि उनसे जानकारी ले रही है, कोर्ट यदि बोलेगी कि हाँ भाई इसका जवाब दो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब देने की बात आती है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसमें आप हमारे हित में, आम जनता के हित में इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो ये काम करिए आप लोग, और लीगल नोटिस तैयार करवा करके करिए। और गांधी सर ने जो हम लोगों को बताया था वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास हर तरह से कर लिए ना। उनके साथ भी तो इतना पूरा देश का ऑर्गेनाइजेशन है हर तरह से, लेकिन कहीं से जब कुछ नहीं हो रहा है तब ना उन्होंने निचोड़ निकाला कि हम इनको कैसे कर सकते हैं।
तो उसका एक यही तरीका है सबसे बेस्ट, और बाकी तो अपन सब करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के